हम्म। आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय की परतों को उधेड़ने वाले हैं जिसके बारे में सुना तो लगभग सबने है, हम्म। लेकिन उसकी जो असल कानूनी पेचीदगियां हैं ना, और जो हालिया बदलाव हुए हैं, उन्हें बहुत कम लोग गहराई से समझते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम बात कर रहे हैं आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 एक की। जिसे आम भाषा में लोग मेंटेनेंस या भरण पोषण का कानून कहते हैं। हाँ, वही। और आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो हाईकोर्ट प्रयागराज के अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी और सहायक अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी द्वारा साझा किए गए कानूनी विश्लेषण है। जो कि बहुत ही व्यवहारिक और कह सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी पर आधारित है। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज बुनियादी परिभाषाओं को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि अदालतों के भीतर ये कानून असल में काम कैसे करता है, इसके रणनीतिक पहलू क्या हैं। और झूठे दावों से बचाव कैसे होता है। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये कानून समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक सुरक्षा कवच है, लेकिन इसके दुरुपयोग को लेकर भी बहुत सी बातें होती हैं। देखिए, अगर हम इसे एक व्यापक संदर्भ में देखें तो अक्सर लोग धारा 125 वन को सिर्फ पति पत्नी के झगड़े के चश्मे से देखते हैं। जो कि बहुत आम धारणा है। हाँ, लेकिन कानूनी नजरिए से ये एक बहुत बड़ा एक सामाजिक सुरक्षा का ढांचा है। हमारे दोनों कानूनी स्रोतों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि ये कानून मूल रूप से दंडात्मक नहीं है। इसका उद्देश्य सजा देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका उद्देश्य किसी को सजा देकर जेल भेजना नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक राहतकारी व्यवस्था है। इसे अर्ध आपराधिक या क्वासी क्रिमिनल कार्यवाही माना जाता है। क्वासी क्रिमिनल। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रक्रिया भले ही आपराधिक कानून के तहत चल रही हो, लेकिन अंतिम लक्ष्य उस आश्रित व्यक्ति को तुरंत आर्थिक बेसहारपन से बचाना है। राज्य ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति भूख का शिकार हो और समाज पर बोझ बने। तो जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाती है जो कानूनी रूप से बाध्य है, लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मेरा मतलब है, अगर ये कानून दंडात्मक नहीं है और इसका लक्ष्य सिर्फ राहत देना है, तो इसे सिविल कानून के बजाय आपराधिक प्रक्रिया संहिता में यानी सीआरपीसी में क्यों रखा गया? ये बहुत ही सटीक सवाल है। क्योंकि अमूमन तो ऐसे मामले दीवानी अदालतों में जाने चाहिए, और अगर सजा नहीं देनी है तो फिर इस धारा के तहत गिरफ्तारी के वारंट क्यों जारी होते हैं? ये थोड़ा उलझाने वाला है। मैं समझाती हूँ। इसे सीआरपीसी में रखने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है समय। समय? हाँ, समय। सिविल या दीवानी मुकदमों में अक्सर सालों साल लग जाते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर कोई व्यक्ति भूखा है, बेसहारा है, तो क्या वो दीवानी अदालत के फैसले का 10 साल तक इंतजार कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तो तुरंत राहत चाहिए। बस यही बात है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में इसे शामिल करने से अदालतों को ये पावर मिलती है कि वो तेजी से सुनवाई कर सकें, तुरंत आदेश पारित कर सकें। और वो वारंट वाली बात? हाँ, जहां तक गिरफ्तारी या वारंट की बात है, अदालत किसी को भरण पोषण का केस हारने पर सीधे जेल नहीं भेजती। तो जेल कब भेजा जाता है? जेल तब भेजा जाता है जब वो व्यक्ति अदालत के आदेश की जानबूझकर अवमानना करता है। अच्छा, जब आदेश आ चुका हो। बिल्कुल। जब अदालत ने तय कर दिया कि भाई आपको इतने पैसे हर महीने देने हैं और आपकी क्षमता भी है, फिर भी आप पैसे देने से साफ इनकार कर देते हैं, तब वो दंडात्मक शक्ति इस्तेमाल होती है, आदेश को लागू करवाने के लिए, मूल अपराध के लिए नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अब अगर हम इसके व्यावहारिक प्रयोग पर आएं, तो आम तौर पर सबको पता है कि पत्नी, नाबालिग बच्चे या असहाय माता-पिता इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ये संरक्षित श्रेणियां हैं। लेकिन असली पेंच तो उन शर्तों में फंसता है ना, जो इस दावे को अदालत में साबित करती हैं। हमारे स्रोतों ने भरण पोषण प्राप्त करने के 4 मुख्य स्तंभों का जिक्र किया है। बिल्कुल, 4 पिलर्स। हाँ, तो इसमें जो एक शर्त है, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होना, ये आज के समय में बहुत बहस का विषय है। मैं सोच रहा था, मान लीजिए एक पत्नी है जो बहुत उच्च शिक्षित है, उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, लेकिन वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही है, तो क्या वो भी खुद को असमर्थ बताकर भरण पोषण की मांग कर सकती है? यहीं पर अदालतों का रुख बहुत ही बारीक हो जाता है। देखिए, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आज आपके पास नौकरी नहीं है। तो फिर क्या है? अदालतें इस बात का बहुत गहराई से विश्लेषण करती हैं कि क्या उस व्यक्ति के पास जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के साधन हैं। अगर पत्नी उच्च शिक्षित है,
लेकिन शादी के बाद सालों तक उसने घर संभाला है। और उसके करियर में गैप आ गया है। बिल्कुल, तो अदालत ये नहीं कहेगी कि आपके पास डिग्री है इसलिए आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये तो वाजिब बात है। लेकिन हाँ, अगर ये साबित हो जाए कि वो जानबूझकर सिर्फ पति को परेशान करने के लिए नौकरी छोड़कर बैठ गई है या अपनी असली इनकम छुपा रही है, तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। मतलब इंटेंशन देखा जाता है। हाँ, असमर्थता का मतलब ये है कि क्या वो व्यक्ति अपने दम पर उसी स्तर का जीवन जी सकता है जो वो शादी के दौरान जी रहा था। समझ गया। मतलब समता और वास्तविकता के बीच की स्थिति को देखा जाता है। चलिए अब इसे दूसरी तरफ से देखते हैं। पति की तरफ से। हाँ, जो व्यक्ति भरण पोषण देने के लिए उत्तरदायी है, उसके लिए कानून कहता है कि उसके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए। जी, सफिशिएंट मीन्स। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अदालत में खड़ा होकर कहता है कि भाई मेरी तो नौकरी ही चली गई है, या मेरे बिजनेस में तो भारी नुकसान हो गया है, मैं तो अभी बेरोजगार हूँ, मेरे पास तो खुद खाने के पैसे नहीं हैं, तो मैं भरण पोषण कैसे दूं? क्या ऐसी स्थिति में अदालत उसकी दलील मान लेगी? मैं बताऊंगी कि ये सबसे आम और क्लासिक बचाव है जो हर दूसरी पेशी पर सुनने को मिलता होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कानून का रुख बहुत सख्त है। हमारे स्रोतों ने साफ किया है कि पर्याप्त साधन का मतलब सिर्फ आपका बैंक बैलेंस या सैलरी स्लिप नहीं है। तो फिर इसमें क्या क्या आता है? अदालतों ने बार बार ये स्थापित किया है कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, सक्षम है, तो कानूनी नजरिए से ये मान लिया जाएगा कि उसके पास पर्याप्त साधन है। अरे वाह, मतलब स्वस्थ होना ही काफी है। हाँ, आप ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते कि मेरे पास काम नहीं है। कानून ये मानकर चलता है कि एक स्वस्थ इंसान अगर चाहे तो मजदूरी करके भी पैसे कमा सकता है और अपने आश्रितों का पेट भर सकता है। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, अगर कोई बहुत गंभीर बीमारी है, अपाहिजपन है या ऐसी कोई मेडिकल स्थिति है जहां व्यक्ति काम करने लायक ही नहीं बचा, केवल तभी अदालत इस दलील पर विचार करती है। सिर्फ बेरोजगारी का बहाना कानूनी रूप से टिकता नहीं है। ये बहुत ही कड़ा लेकिन जरूरी रुख है। इसका मतलब कानून ने स्वस्थ शरीर को ही एक संसाधन मान लिया। बिल्कुल सही। लेकिन अदालतों के सामने ये चुनौती तो हमेशा रही होगी कि दोनों पक्षों की असल आर्थिक स्थिति का पता कैसे लगाया जाए, क्योंकि लोग तो झूठ बोलते ही हैं। बहुत झूठ बोलते हैं। इसी के लिए हमारे स्रोतों ने कुछ ऐतिहासिक न्यायिक फैसलों का जिक्र किया है जिन्होंने पूरी व्यवस्था ही बदल दी। जैसे रजनीश बनाम नेहा का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जी, रजनीश बनाम नेहा को मेंटेनेंस के मामलों में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जाता है। तो आखिर 2020 से पहले अदालतों में ऐसा क्या चल रहा था जिसने सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर कर दिया? देखिए, 2020 से पहले की स्थिति एक तरह के चूहे बिल्ली के खेल जैसी थी। चूहे बिल्ली का खेल? हाँ, जब भी कोई केस फाइल होता तो पति की पहली कोशिश यही होती थी कि वो अपनी आय कम से कम दिखाए। वो तो है, लोग बिजनेस को घाटे में दिखाने लगते हैं। संपत्तियां रिश्तेदारों के नाम कर देते हैं या कैश में काम करना शुरू कर देते हैं ताकि कागजों पर आमदनी दिखे ही ना। और पत्नियां? दूसरी तरफ कई बार पत्नियां भी अपनी आय या जॉब के बारे में जानकारी छुपा लेती थीं। अब अदालतों के पास ऐसा कोई ठोस मैकेनिज्म नहीं था जिससे वे तुरंत पता लगा सकें कि सच कौन बोल रहा है। तो जज कैसे फैसला करते थे? जजों को बस अनुमान के आधार पर राशि तय करनी पड़ती थी, जो अक्सर या तो बहुत कम होती थी या फिर क्षमता से ज्यादा हो जाती थी। रजनीश बनाम नेहा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी अराजकता को खत्म कर दिया। तो इस फैसले ने जमीन पर क्या बदलाव किए? ऐसा क्या अनिवार्य कर दिया गया जिससे ये आय छुपाने का जो खेल था वो बंद हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही विस्तृत और कड़ा दिशा निर्देश जारी किया। उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया कि भरण पोषण के हर मामले में दोनों पक्षों को अपनी आय, संपत्ति, देनदारी, खर्चे भी, हाँ, खर्चे और जीवन शैली का एक बहुत ही विस्तार पूर्वक हलफनामा यानी एफिडेविट अदालत में जमा करना होगा। अच्छा, एफिडेविट। और ये कोई 1-2 पन्ने का सामान्य हलफनामा नहीं होता। इसका एक बहुत ही विस्तृत प्रोफॉर्मा है जिसमें आपको अपने बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड के बिल, लोन, टैक्स रिटर्न, निवेश, बाप रे, इतनी सारी जानकारी। यहाँ तक कि आप किस तरह का वाहन इस्तेमाल करते हैं और आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब घोषित करना पड़ता है। मतलब कुछ भी छुपाना मुश्किल है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये शपथ पर दिया जाता है। तो अगर किसी ने इसमें झूठ बोला तो? अगर किसी भी पक्ष ने झूठ बोला,
कोई बैंक खाता छुपाया और बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन या सबूतों के जरिए वो झूठ पकड़ा गया, तो उस व्यक्ति पर पर्जरी यानी अदालत में झूठी गवाही देने का एक अलग से क्रिमिनल केस चल सकता है। ये वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक है। मतलब अब कोई सिर्फ जुबानी दावे करके नहीं बच सकता। बिल्कुल नहीं। अगर आप महंगे फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और अदालत में खुद को गरीब बता रहे हैं, तो ये एफिडेविट आपको फंसा देगा। एकदम सही। और इसी संदर्भ में एक और बहुत अहम फैसला है जिसका जिक्र अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अमन वाजपेयी जी ने किया है। चतुर्भुज बनाम सीताबाई। इसका क्या महत्व है? रजनीश बनाम नेहा जहां प्रक्रिया और पारदर्शिता की बात करता है, वहीं चतुर्भुज बनाम सीताबाई मामले ने इस कानून की मूल आत्मा को स्पष्ट किया। वो कैसे? कई बार ऐसा होता था कि पति के पास भरपूर साधन होते थे, लेकिन वो तकनीकी कमियां निकालकर भरण पोषण देने से बचता था, लूप होल्स का फायदा उठाता था। हाँ, तो इस मामले में अदालत ने साफ कर दिया कि अगर पति के पास साधन हैं और फिर भी वो अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं कर रहा है, तो सिर्फ ये तथ्य ही धारा 125 के तहत आदेश पारित करने के लिए एक पर्याप्त आधार है। मतलब अदालत तकनीकी बातों में नहीं उलझेगी। बिल्कुल। अदालत ये देखती है कि क्या वास्तविक रूप से किसी आश्रित को बेसहारा छोड़ा गया है या नहीं। ये सब तो हो गई कानून के मजबूत होने और न्याय सुनिश्चित करने की बातें, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो है। जी, मिसयूज की बात करें आप। हाँ, जब कोई कानून इतना सशक्त हो जाता है, उसकी प्रक्रिया इतनी कड़ाई से लागू होने लगती है, तो क्या इस बात की संभावना नहीं बढ़ जाती कि कोई इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में करे? ये बहुत ही गंभीर जमीनी हकीकत है। मतलब सिर्फ सामने वाले को प्रताड़ित करने के लिए या दबाव बनाने के लिए झूठे और दुर्भावनापूर्ण दावे पेश किए जाएं। ऐसे में जो प्रतिवादी है, जिस पर केस किया गया है, उसके पास क्या कानूनी विकल्प बचते हैं? यहीं पर एक अनुभवी अधिवक्ता की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। हमारे स्रोतों ने बचाव पक्ष के लिए बहुत ही स्पष्ट रणनीतियों पर प्रकाश डाला है। तो क्या करना चाहिए बचाव पक्ष को? देखिए, जब किसी पर धारा 125 का मुकदमा होता है, तो अक्सर लोग घबराकर सीधे बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं और जवाब दावा दाखिल करने लगते हैं, जो कि शायद सही अप्रोच नहीं है। बिल्कुल नहीं। कानूनी रणनीति ये कहती है कि अगर दावा ही झूठा या आधारहीन है, तो सबसे पहले प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की जानी चाहिए। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन। हाँ, अदालत को ये बताना होता है कि ये मामला प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया मेंटेनेबल ही नहीं है। तो ऐसे कौन से विशिष्ट परिदृश्य हैं जहां ये साबित किया जा सकता है कि मामला मेंटेनेबल नहीं है? क्या सिर्फ ये कह देना काफी है कि दावा झूठा है? बिल्कुल नहीं। अदालतों में सिर्फ जुबानी आरोपों की कोई कीमत नहीं होती। प्रारंभिक आपत्ति तब दर्ज की जाती है जब आपके पास कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को साबित करने के ठोस आधार हों। जैसे कि कोई उदाहरण दें? उदाहरण के लिए मान लीजिए पत्नी अच्छी खासी नौकरी कर रही है, उसका अपना एक स्वतंत्र और अच्छा जीवन स्तर है, लेकिन उसने अदालत से ये बात छुपा ली। जी। अगर पति के पास इसके ठोस सबूत हैं, जैसे कि पत्नी की सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट या उसके ऑफिस का कोई प्रमाण, तो वो शुरुआत में ही आपत्ति दर्ज कर सकता है कि आवेदक खुद अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। हाँ, और उसने अदालत से तथ्य छुपाए हैं। और इसके अलावा और कौन सी स्थितियां हो सकती हैं? मान लीजिए पति पत्नी के बीच कोई विवाद हुआ और पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई। क्या तब भी पति पर भरण पोषण की जिम्मेदारी बनती है? ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के स्वेच्छा से अपने पति से अलग रह रही है, तो वो भरण पोषण की हकदार नहीं है। तो ये उचित कारण क्या होता है? उचित कारण का मतलब है कि पति ने कोई क्रूरता की हो, घरेलू हिंसा हुई हो या हालात ऐसे बन गए हो कि पत्नी का उस घर में रहना सुरक्षित ना हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ हो तो? अगर पत्नी बिना किसी ठोस वजह के सिर्फ अपनी मर्जी से घर छोड़ देती है और साथ रहने से इनकार कर देती है, तो पति इस आधार पर प्रारंभिक आपत्ति लगा सकता है। लेकिन पति को ये साबित भी तो करना होगा। बिल्कुल, पति को ये साबित करना होगा कि उसने पत्नी को साथ रखने की पूरी कोशिश की, कोई क्रूरता नहीं की और पत्नी बिना कारण अलग रह रही है। इसके अलावा एक स्थिति ये भी तो हो सकती है कि वैवाहिक संबंध ही साबित ना हो। आज के समय में कई ऐसे मामले आते हैं जहां शादी कानूनी रूप से वैध ही नहीं होती। हाँ, ये भी एक बड़ा ग्राउंड है। धारा 125 के तहत पत्नी के रूप में भरण पोषण केवल तभी मांगा जा सकता है जब शादी कानूनी रूप से वैध हो। और अगर वैध ना हो तो?
अगर प्रतिवादी ये साबित कर दे कि उनकी कभी कानूनी शादी हुई ही नहीं थी, या जब शादी हुई तब पहले से कोई जीवित जीवन साथी था जिससे तलाक नहीं हुआ था। मतलब शादी वॉइड या शून्य थी। जी, ऐसी स्थिति में भी भरण पोषण का दावा खारिज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ये साबित हो जाए कि पूरा मामला ही किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दायर किया गया है, मलिशियस इंटेंट के साथ, हाँ, तो अदालत न केवल उस केस को उसी स्तर पर खारिज कर सकती है, बल्कि झूठे तथ्य पेश करने वालों पर जुर्माना भी लगा सकती है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है, जिस पर हमारे कानूनी जानकारों ने भी बार बार जोर दिया है, वो है दस्तावेजी सबूत। जी, दस्तावेजी साक्ष्य ही इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। आप अदालत में जाकर सिर्फ ये कहानी नहीं सुना सकते कि ये झूठ बोल रही हैं या ये बहुत कमाती हैं। आपको पेपर दिखाने होंगे। बिल्कुल, अगर आपके पास आपत्ति है तो उसे कागजों से साबित करना होगा। अगर ये अदालत में स्थापित हो जाए कि तथ्य छुपाए गए हैं, तो अदालत का रुख बहुत सख्त होता है। मतलब अगर पहले कोई आदेश हो भी गया हो तो वो बदल सकता है। हाँ, कई मामलों में ये देखा गया है कि अगर शुरुआत में कोई भरण पोषण तय कर भी दिया गया था और बाद में साक्ष्यों से साबित हुआ कि आवेदक ने अपनी आय छुपाई थी, जो अदालत आदेश वापस ले सकती है। अदालत उस आदेश को बदल सकती है, राशि को कम कर सकती है या पूरे वादपत्र को ही खारिज कर सकती है। इस पूरी चर्चा को अगर हम एक जगह समेटें, हाँ। तो ये साफ दिखता है कि सीआरपीसी की धारा 125(1) एक बहुत ही संतुलित लेकिन जटिल मशीनरी की तरह काम करती है। बिल्कुल, एक तरफ ये समाज के उन वर्गों के लिए एक मजबूत ढाल है जो अचानक बेसहारा हो जाते हैं। दूसरी तरफ अदालतों ने ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि एफिडेविट और साक्ष्यों की कड़ी जांच के जरिए इस कानून का बेजा इस्तेमाल न होने पाए, क्योंकि न्यायपालिका का काम उस तराजू को संतुलित रखना है जिसमें एक पल्ले पर सामाजिक न्याय है और दूसरे पर कानूनी निष्पक्षता। सही कहा। एक जागरूक पक्षकार या वकील के लिए इन दोनों ही पहलुओं की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सही आकलन है। कानून कभी भी एक तरफा नहीं चलता। वो परिस्थितियों, साक्ष्यों और नियत तीनों का मूल्यांकन करता है। अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अमन बाजपेयी जी ने जो जानकारियां दी हैं, वो यही दर्शाती हैं कि अदालतों के भीतर सिर्फ भावनाएं काम नहीं करती। हाँ, ठोस तथ्य और सही कानूनी रणनीति काम करती है। तो आज हमने इस कानून के पहले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को काफी विस्तार से समझा। कैसे शर्तें तय होती हैं, कैसे आय का आकलन होता है और कैसे झूठे मुकदमों से बचा जा सकता है। और श्रोताओं को बता दें कि भविष्य में हम धारा 125 की उपधारा 2, 3 और 4 पर भी चर्चा करेंगे, जो आदेशों के क्रियान्वयन और उसमें होने वाले बदलावों से जुड़ी हैं। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही प्रासंगिक विचार है जो इस पूरी बहस से निकल कर आता है और जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो क्या है? देखिए, ये कानून मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है या नहीं, और क्या दूसरे के पास पर्याप्त साधन है। लेकिन आज का दौर वो परंपरागत नौकरियों का तो रहा नहीं। हाँ, अब तो सब ऑनलाइन है। ये गिग इकोनॉमी और डिजिटल काम का दौर है। आज कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर बिना किसी कंपनी के पेरोल पर आए फ्रीलांसिंग या डिजिटल माध्यमों से अच्छी खासी आय अर्जित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और ऐसी आय जो अक्सर पारंपरिक कागजों या बैंक खातों में आसानी से दिखती भी नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा लूप होल बन सकता है। यही तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भविष्य में जब काम करने के तरीके पूरी तरह अदृश्य और डिजिटल हो जाएंगे, तब अदालतें कमाने की क्षमता और वास्तविक आय के बीच के इस अंतर को कैसे मापेंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या वो जो एफिडेविट का पारंपरिक प्रोफार्मा है वो इस नई अर्थव्यवस्था की सच्चाई को पकड़ने के लिए काफी होगा, या फिर न्यायपालिका को तकनीकी दुनिया के हिसाब से पर्याप्त साधन की परिभाषा को एक बार फिर से पूरी तरह बदलना पड़ेगा? ये तो आने वाले समय में अदालतों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, ये एक ऐसी कानूनी और सामाजिक बहस है जो श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करेगी। इसी विचार के साथ हम इस गहन कानूनी विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।